हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन। एक ज़बरदस्त एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन, और बहुत सिंपल भी है। फ्रिक्शन दैट मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है घर्षण। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको कोई भी चीज़ या कोई भी वर्ड जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले उस वर्ड का मीनिंग निकाला जाता है। मेरे कहने का मतलब कि जब हम फ्रिक्शन बोल रहे हैं, घर्षण बोल रहे हैं, तो घर्षण बोलते हैं तो क्या इमेजिन होता है। जैसे हम घर्षण बोलते हैं तो हमारे ख्याल से हमारे माइंड में यही इमेजिन होना चाहिए कि जो है कोई दो जो पिंड है या कोई दो सरफेस है वो एक दूसरे के ऊपर फिसल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। सीधा सी बात, सिंपली लैंग्वेज में दो सरफेस का फिसलना एक दूसरे के ऊपर, घर्षण मतलब क्या हो रहा है, दो सरफेस घिस रहा है, यही सब इमेजिन होता है। सिंपली लैंग्वेज में यही बोलेंगे घर्षण, कि एक प्रकार से दो जो सरफेस है उसका घिसाव। लेकिन थोड़ा टेक्निकली हम जब बात करें कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन या घर्षण क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो घर्षण है, ब्रह्मांड में तो कोई ऐसा पिंड नहीं है जो पूरी तरह से या पूर्णतः चिकना हो। कहीं ना कहीं खुरदुरा होता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के कांटेक्ट पे रहता है। तो जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलता है तो उन दोनों के संपर्क तलों के बीच एक विरोधी बल काम करता है जो उसको एक दूसरे के चलने के लिए रोकता है, और उसी विरोधी बल को क्या बोलते हैं, हम घर्षण बोलते हैं। इट्स क्लियर। मेरे ख्याल से यही डेफिनेशन होगा कि जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलता है या चलने का प्रयास करता है या फिसलता है तो उन दोनों के संपर्क तलों के बीच एक विरोधी बल काम करता है जो उसको चलने के लिए रोकता है, और उसी विरोधी बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो विरोधी बल है, विरोधी बल, उसको अपन बोलते हैं घर्षण। अब घर्षण का डेफिनेशन तो बता दिए, लेकिन ये घर्षण का कारण क्या होगा, बात करते हैं कारण का। कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो इसका कारण नहीं जाने तो कोई मतलब नहीं। मेरे ख्याल से हर एक वर्ड का कारण जानना जरूरी है। जब हम कारण जानेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा एक्चुअल में कि होता क्यों है। घर्षण का कारण क्या हो सकता है या घर्षण क्यों होता है। घर्षण जो है इसलिए होता है कि जो दो सरफेस, मान लेते हैं ये एक बॉडी है ए और दूसरा एक क्या है, सरफेस है, या दूसरा बॉडी है बी। ए पर बी जो है फिसल रहा है, तो ये दोनों सरफेस, ये जो सरफेस है, ये जो दोनों सरफेस के बीच जो है क्या होना, इंटरलॉकिंग होना। अर्थात दोनों सरफेस के अणुओं के बीच अनियमित होना, जिसको अपन बोल सकते हैं आणविक अनियमितता, जिसको हम बोल सकते हैं आणविक अनियमितता। मतलब अणुओं के बीच अनियमित होना। दोनों सरफेस के जो अणु हैं वो अनियमित ढंग से होते हैं। यदि नियमित ढंग से होंगे तो जाहिर सी बात है फिसल जाएगा, घर्षण ही नहीं होगा। अनियमित दैट मीन्स इंटरलॉकिंग, जिसको हम बोल रहे हैं, इस तरीके से इंटरलॉकिंग होगा एक सरफेस से दूसरे सरफेस, इस तरीके से वो क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा। तब जाके वो क्या होगा, घर्षण जो है उत्पन्न होगी। मतलब इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऐसा एक बॉडी होगा तो जिसमें से घर्षण जो है इस तरीके से इंटरलॉकिंग होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे घर्षण। इस तरीके से इंटरलॉकिंग, जिसको अपन बोल रहे हैं इंटरलॉकिंग, यही इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, घर्षण होता है। या बोल सकते हैं कि दोनों के अणुओं के अनियमितता की वजह से जो है क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। माय डियर स्टूडेंट, अपन क्लियर कर लिए कि व्हाट इज घर्षण एंड व्हाट इज रीजन। दोनों हम पता कर लिए कि क्या है घर्षण एंड क्या है घर्षण का कारण। तो ये जो घर्षण है, ये जो फ्रिक्शन है, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हमारे ख्याल से टू टाइप्स नहीं, यहाँ पर इसका जो फ्रिक्शन है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और जो थ्री टाइप है वो कौन कौन से है उसके बारे में अपन जानते हैं। जो थ्री टाइप है वो अपन देखेंगे, इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है, जो फ्रिक्शन है वो जो है, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन बोले, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो बोले लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा जो है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन।
3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, और जो 3 टाइप है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, एक लिमिटिंग है दैट मीन्स सीमांत घर्षण, और एक है गतिक घर्षण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्थैतिक घर्षण के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन व्हाट इज दिस? तो नाम से पता चल रहा है कि स्टैटिक दैट मीन्स स्थैतिक, और स्थैतिक दैट मीन्स क्या होगा कि बॉडी जो है वो होगी विराम अवस्था में। अभी तक के हम यही जान रहे हैं फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, जब बॉडी एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहा है, यही जानते हैं, इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन इससे पहले जो है और आता है फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। गति की जो फ्रिक्शन है तो जनरली इमेजिन होता है, क्योंकि मूविंग कंडीशन में ही फ्रिक्शन होता है, या उसी को घर्षण बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे पहले एक और फ्रिक्शन होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है, जब बॉडी जो है बल लगाने पर या खींचने पर भी क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी है जो कि इस सरफेस पे रखी हुई है, इस सरफेस पे ये बॉडी जो है रखी हुई है, ये बॉडी पर हम जो है बाहुबल F लगाएंगे, खींचेंगे। तो जब हम खींचेंगे तो क्या होता है, इधर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसके जस्ट अपोजिट, जिसको हम बोलते हैं FS। अब देखो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बॉडी जो विराम अवस्था में होता है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बॉडी विराम अवस्था में होता है तो फ्रिक्शन कहाँ का होगा? फ्रिक्शन का मतलब होता है फिसलना, तभी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। लेकिन नहीं, ध्यान से देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं। इस बात को जानने के लिए एक बात जानना जरूरी है कि कोई भी चीज़ को हम खींच रहे हैं, कोई बॉडी को खींच रहे हैं, तो जो बल लगाना पड़ रहा है, क्यों लगाना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो दोनों सरफेस जिस पर वो बॉडी है, जिस बॉडी को खींच रहे हैं, वो वाला बॉडी दूसरे सरफेस के साथ क्या है, इंटरलॉकिंग है। इसीलिए तो खींचना पड़ रहा है, इसीलिए तो बल लगाना पड़ रहा है। किसके कारण? घर्षण के कारण तो बल लगाना पड़ रहा है। इसीलिए तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं। सपोज हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लेते हैं कि ये बॉडी है, ये बॉडी में हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं, मान लेते हैं 2 न्यूटन, ठीक है। तो इधर इतना बल से हम खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो इधर फ्रिक्शन कितना प्रोड्यूस होगा, 2 न्यूटन, बिल्कुल। इधर हम मान लेते हैं 4 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इधर फ्रिक्शन कितना प्रोड्यूस होगा, 4 न्यूटन। इधर मान लेते हैं 6 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर कितना होगा, 6 न्यूटन। इससे क्या पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो हम क्या हो रहा है, जितना हम बल लगा रहे हैं उधर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या बॉडी अभी भी अपने जगह से हिल रहा है या डूब रहा है? नहीं। तो जैसे क्या है, हम बॉडी को हमको खींचना है, इतना बल लगाना है कि वो खींचा जाए, समझ में आ रहा है? तब जाके जो फ्रिक्शन होगा वो दूसरा फ्रिक्शन होगा। अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें, तो अभी तक के बॉडी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये सरफेस इस सरफेस, ये बॉडी इस सरफेस से क्या इंटरलॉकिंग है, दैट मीन्स दोनों के बीच घर्षण की वजह से तो हम खींच नहीं पा रहे हैं। तो स्टैटिक घर्षण क्या बोलेंगे कि जब हम कोई बॉडी पर बल लगाते हैं तो वो बॉडी फिर भी क्या है, विराम अवस्था में होता है। किसके कारण? घर्षण के कारण। और उस घर्षण को क्या बोलते हैं, स्टैटिक घर्षण बोलते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे जाए, कहानी को थोड़ा सा आगे करें, तो क्या होगा, जैसे ही इस बॉडी पर अब मैं 6 न्यूटन के अलावा 0.5 न्यूटन बस ऐड कर दूं, ध्यान देना, अभी 6 न्यूटन पहले से लगा हुआ है, अभी तक विराम अवस्था में था। अब थोड़ा सा न्यूटन, दैट मीन्स 0.5 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर से, थोड़ा सा, 0.5 न्यूटन कितना होता है, थोड़ा। तो ये जो है बॉडी यहाँ से खिसकना चालू हुआ, यहाँ से फिसलना चालू हुआ, या यहाँ से चलना चालू हुआ। अब बॉडी जो है खिंचा रहा है, तो थोड़ा सा बल लगाने पर यदि बॉडी फिसलना चालू किया या चलने के लिए तैयार हो गया, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति बोलते हैं। थोड़ा सा बल लगाने पर बॉडी चलने के लिए रेडी हो गया, चलने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति बोलते हैं। और उस स्थिति पर जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण बोलेंगे। मतलब उस स्थिति पर जो घर्षण हो रही है, थोड़ा सा चलने के लिए प्रयास कर रहा है या तैयार हो गया थोड़ा सा चलने के लिए, उसी की वजह से फिर घर्षण होगा कि नहीं होगा, चलने के लिए तैयार हो गया, तो उस घर्षण को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सीमांत संतुलन स्थिति बोल देते हैं। मतलब सीमांत घर्षण किसको बोलेंगे कि यदि बॉडी पर थोड़ा सा भी बल लगाने पर वो चलने के लिए तैयार हो जाए,
तो उस घर्षण को, उसके कारण जो उत्पन्न घर्षण को क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या होगा, अब बॉडी जो है यहाँ था, रेस्ट में था, यहाँ था, तो बॉडी जो है थोड़ा सा यहाँ से खिसक गया, इतना खिसक गया, और यहाँ जो है बॉडी पूरी तरह से अपने जगह से वो क्या करेगा, बॉडी पूरी तरह से अपने जगह से वो खिसक जाएगा। मतलब बॉडी अब क्या है, मूविंग कंडीशन में है। बॉडी जो है आराम से उसको मूविंग कंडीशन, दैट मीन्स वो गति कंडीशन में है। गति कंडीशन में है तो जाहिर सी बात है, गति कंडीशन में है तो वो वाले जो फ्रिक्शन है या वाला घर्षण है उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक घर्षण बोलेंगे। बिकॉज अब बॉडी क्या मूविंग कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन है। जनरली जितना भी फ्रिक्शन होता है वो मूविंग कंडीशन वाला होता है, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बस हमारे अभी तक के हम यही जान रहे थे कि बॉडी जो मूविंग कंडीशन में होता है तभी फ्रिक्शन होता है, लेकिन उससे पहले भी क्या आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। जब रेस्ट कंडीशन में होता है फिर भी जो है यहाँ पे फ्रिक्शन बोला जाता है उसी को। क्लियर है? मतलब एकदम सिंपल है, सीधा सीधा बात है। 3 बंदा है, एक बंदा रेस्ट कंडीशन में है तो उसको अपन बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा बंदा ठीक अपना पैर उठा के ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है, उसको बोले लिमिटिंग या सीमांत घर्षण। और तीसरा बंदा दौड़ने के लिए रेडी हो गया है, रेडी नहीं, वो दौड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम यदि मान ले ग्राफ बनाते हैं, मान लेते हैं हम इसका ग्राफ बनाते हैं इस तरीके के। ये इधर हम घर्षण बल की बात करते हैं, घर्षण बल, और इधर बाह्य बल, बाह्य बल। तो घर्षण बल और बाह्य बल में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो देखो इस तरीके के ग्राफ बनता है, इस तरीके के ग्राफ बनता है। मतलब आप देखोगे स्टैटिक घर्षण क्या है, ये वाला जो हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। कैसे? स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखना, कभी भी सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन या सबसे ज़्यादा या बड़ा किसको माना गया, स्टैटिक फ्रिक्शन को। क्यों? बिकॉज इसी में सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है तो जो लाइन है इसमें क्या हो रहा है, घर्षण बल भी बढ़ रहा है, बाह्य बल बढ़ा रहे हैं, घर्षण बल भी बढ़ रहे हैं, बाह्य बल बढ़ा रहे हैं, घर्षण बल बढ़ रहे हैं। देखो फिर आपको ध्यान से, जैसे यहाँ पर आया, देखो घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा, बाह्य बल का मान भी सबसे ज़्यादा, बाह्य बल का मान सबसे ज़्यादा, घर्षण बल का भी मान सबसे ज़्यादा। अब उसके बाद देखो ध्यान से देखो ऐसे क्या हो रहा है, घर्षण बल कम हो रहा है और घर्षण बल कम हो रहा है और यहाँ पे बाह्य बल जो है बढ़ ही रहा है। घर्षण बल कम हो जा रहा है, देखो बाह्य बल उसके बाद फिर बढ़ रहा है। तो ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है सबसे ऊपर, इसको अपन बोलेंगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सीमांत घर्षण। और उसके बाद इसमें क्या बोला, इस वाले पॉइंट में आने के बाद, मतलब इतना तो पूरा बल लगा लिए हो, उसके बाद यहाँ आने के बाद वो आराम से इधर नीचे उतरेगा, मतलब चलने के लिए आराम से वो रेडी हो जाएगा। चलने के लिए रेडी हो गया मतलब अब आराम से मूविंग कंडीशन में आएगा। और उसके बाद यहाँ से वो आराम से मूविंग कंडीशन में आएगा और कांस्टेंट घर्षण बल कांस्टेंट हो जाएगा। घर्षण बल जितना है उतना होगा। अब जो है बाह्य बल बढ़ाते जा रहे हो तो इधर घर्षण बल कांस्टेंट के साथ जो है आगे बढ़ेगी, बाह्य बल लगाते जाओ आगे बढ़ेगी। दैट मीन्स ये वाला जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके बाद उसमें बल थोड़ा कम लगाना पड़ा, और काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें बल लगाने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स जो एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, एफ एल जो है उसके बाद होगा, और सबसे कम जो है वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट मीन्स एफ ए। ये हमेशा याद रखना, हमेशा एफ एस दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होता है, उसका मान हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है उस बात को हम बता चुके हैं, ज़्यादा क्यों होता है, सबसे ज़्यादा बल उसी में लगाना पड़ता है इसीलिए ज़्यादा होता है। इट्स ओके। तो ये रहा आज का फ्रिक्शन, घर्षण और उसके टाइप्स। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए और समझिए, और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या चीज़ इसमें और समझ में नहीं आया। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।